जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द 13th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी अप टू 12th लेक्चर तक जो कवर किया है तो बहुत ही डिटेल में मैंने केमिकल काइनेटिक्स को कवर किया है। तो जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाए एंड यू सर्च एटॉमिक माइंड्स बाय यूकेम एंड यू विल गेट ऑल रिलेटेड वीडियो ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, जिसमें मैंने डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो जितने भी जो डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है। इतना डिटेल में कवर किया है कि आई थिंक आपको फिर किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्लियर है? तो चलो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। गाइज, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ऑलमोस्ट जो 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। क्लियर है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एंड विल सी इन डिटेल्स। ओके, तो चूंकि दिस वन इज द पार्ट 1 जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है उसका ये पार्ट 1 है और मैं इसको 2 से ज़्यादा भी पार्ट में इसे कंप्लीट करूँगा क्योंकि इस पे मैं बहुत ही डिटेल में इस पे मैं आपसे बातें करूँगा। क्लियर है? तो चलो, जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं तो उनको समझ में आ गया हुआ कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसे बोलते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले समझते हैं थोड़ा सा बेसिक ताकि सारे बच्चों को ये समझ में आए जो पहली बार भी इस लेक्चर को देख रहे हैं। क्लियर है? तो गाइस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? क्लियर है? तो चलो हम लोग पहले समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो गाइस ए इज गिविंग बी इज द प्रोडक्ट एंड ए इज द रिएक्टेंट। क्लियर है? तो आप याद करो एज पर द रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट एक्सप्रेशन था, रेट इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? R इक्वल टू के। अभी यहाँ पे रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x। क्लियर है? हम ऐसे रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है हम ऐसे उसे एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ए है, अब x इक्वल टू जब 1 होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अगर इसी प्रकार x इक्वल टू 2 हुआ तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शन। 1 by 1 वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, सो डोंट वरी, ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो हमें तो समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किसे बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है या यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? ए है तो यहाँ पे 1 हो गया, मीन्स R इक्वल टू ए। ऐसे भी लिख सकते हैं या मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है या रिएक्टेंट है उसे हम 2 तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, एक दिस वन और CA। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस लिख दें। क्लियर है? तो ए हो गया हमारा एज पर रेट लॉ एक्सप्रेशन
क्लियर है? ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो, अब इन्हें हम लोगों ने तो समझ लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलेंगे। अब ये देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बताता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है। क्लियर है? मीन्स जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो कैसे आता है? बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ। हम लोग देखेंगे अब इसी से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है? और इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? ये है एक रिलेशन या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मीन्स रिएक्टेंट एंड टाइम। मीन्स जस्ट ये हमें ये बताता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है या कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोगों ने तो समझ लिया कि भाई जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन से। क्लियर है? तो चलो ये हो गया बैकग्राउंड। अब हम लोग इसका डेरिवेशन पे चलते हैं। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या है। ए इज गिविंग बी मीन्स रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट। तो थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में समझना पड़ेगा। तो जब T इक्वल टू गाइस 0 था तो यहाँ जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था, ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं? CA नोट से। क्लियर है? और यहाँ पे B कितना था? B था 0। जब भाई रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं, टाइम इक्वल टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो फिर प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0 होगा। क्लियर है? जब टाइम इक्वल टू T होता है तो जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाता है? CA T। क्लियर है? मीन्स इट इज इंडिकेटिंग, या आप डायरेक्टली CA लिख सकते हो अगर नोट ही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है तो इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एंड यहाँ पे T टाइम इक्वल टू T पे CA मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। क्लियर है? और यहाँ पे जो B का होगा वो कितना हो जाएगा? CB हो जाएगा। तो चलो इतना तो हमें समझ में आ गया। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है क्या होता है? R इक्वल टू K। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट A है तो यहाँ पे आप या ऐसे भी लिख सकते हो या आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसे कन्वीनियंट हो। बोथ आर इंडिकेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। क्लियर है? अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि भाई जो डिफरेंशियल रेट लॉ होता है जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ यू आर राइटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? R इक्वल टू, अब यहाँ से चलो हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते जाओ हम डिफरेंशियल रेट लॉ तो क्या होता है? R इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू माइनस dCA बाई dt मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफरेंशियल रेट लॉ। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी इसे मान लो हम एज पर द रेट लॉ इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखते जाओ। तो अब यहाँ पे देखो दिस आर एंड दिस आर बोथ आर सेम, सो वी कैन इक्वेट इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो माइनस
टी सी ए बाई डी टी इक्वल टू के सी ए। क्लियर है? अब देखते जाओ यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया है, किसके लिए? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, माइनस डी सी ए बाई सी ए इक्वल टू के डी टी। क्लियर है? इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, हम माइनस को उधर भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। क्लियर है? डी सी ए बाई सी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान के चलो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी सी ए बाई सी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो ये जो एक्सप्रेशन है किसके लिए है, ये एक्सप्रेशन है डिफरेंशियल रेट लॉ। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब हम बोथ साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा किसके और किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में। क्लियर है? तो गाइज अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैथ। तो आई थिंक इतना सिंपल जो इंटीग्रेशन है वो तो आप सभी बच्चों को बहुत ही आसानी से आ रहा होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है, ये कहाँ से, सी ए नोट। और यहाँ पे जो अपर लिमिट है क्या है, सी ए। यहाँ पे टी सी ए नोट कहाँ था, टी इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे टी इक्वल टाइम इक्वल टू टी पे। क्लियर है? तो चलो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो जो बच्चे को नहीं मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एल एन एक्स। मीन्स जो नेचुरल जो लॉग होता है या जो लॉग का जो बेस ई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एल एन या लॉग बेस ई टू द बेस ई एक्स या log ई बेस एन एक्स। क्लियर है? तो सेम यहाँ पे स्टोरी है। तो यहाँ पे चलो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी सी ए की जगह पे x है, यहाँ पे क्या है, सी ए की जगह पे x है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, ln x। यहाँ पे आप क्या पुट करो, यहाँ पे पुट करो अपर लिमिट, यहाँ पे क्या हो गया, लोअर लिमिट इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी एंड हियर विल बी 0। क्लियर है? अब चलो इसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आप पुट करो ln, तो यहाँ पे आप पुट करो ln, तो यहाँ पे सी ए होगा। तो आप यहाँ पे पुट करो ln अपर लिमिट सी ए माइनस ln सी ए नोट इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ln सी ए माइनस ln सी ए नोट इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर है? अब यहाँ से आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ln सी ए इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ln सी ए नोट माइनस के टी। क्लियर है? तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया किसके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मान के चलो इक्वेशन नंबर 4। अब इसे जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि सिर्फ यहाँ पे ln जो है एक्स्ट्रा में आ गया है। नहीं तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे ln हटा दो, यहाँ पे ln हटा दो, तो सी एच इक्वल टू सी ए नोट माइनस के टी। क्लियर है? तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। तो चलो अब हम लोग इसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ln सी ए माइनस ln सी ए नोट माइनस के टी।
क्लियर है। अब गाइस हमारी जो आदत है, हमारे लिए इजी कौन सा होता है, हमारे लिए एलेन, मान के चलो एलेन एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉग एलेन एक्स का मतलब बेस ई टू द पावर एक्स। इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या इजी होता है, हमारे लिए इजी होता है कि भाई log 10 टू द पावर एक्स है, अगर बेस 10 है तो हम इसका जो कैलकुलेशन है, इसका जो वैल्यू है हमारे लिए इजी होता है। जैसे log 10 2 का वैल्यू होता है 0.3, log 10 3 का वैल्यू होता है 0.48, log 10 5 का जो वैल्यू होता है 0.7 एंड log 10 7 का जो वैल्यू होता है 0.84। तो इसका जो वैल्यू है उसे हमें मालूम होता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब log का बेस 10 हो तो। क्लियर है। तो चलो, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो चलो आप इसको लिख लो। तो अब चलो, तो इसीलिए हम इसको कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे ये log ई बेस को हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, log बेस 10 में, मीन्स एलेन को हम कन्वर्ट करेंगे log बेस 10 में। क्लियर है। तो log बेस 10 में कन्वर्ट करें, जैसे यहाँ पे एलेन एक्स है, तो अगर हम इसे log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 2.303 इंटू log बेस 10 ए कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो हम इसी को यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है ना। तो हम इक्वेशन 4 से यहाँ पे क्या हो गया, 2.303 log यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या हुआ, सी ए इक्वल टू 2.303 log 10, और यहाँ पे क्या हो गया, सी ए नोट माइनस के टी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखो, तो सिंपली अब मैथ है। अब यहाँ पे 2.303 को यहाँ पे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, log 10 सी ए नोट माइनस के टी बाई 2.303। क्लियर है। तो ये आपका जो है मैक्सिमम आपके जो बुक्स होते हैं उसमें आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 5। बट जो आपका एग्ज़ाम है उसमें किसी भी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है। अब अब ये जो इक्वेशन है, अब इसी को हम एक और दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ln CA इक्वल टू ln CA नोट माइनस के टी। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे बेसिक जो प्रॉपर्टी है log का हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ln CA माइनस ln CA नोट इक्वल टू माइनस के टी। तो अब यहाँ पे देखो ln A माइनस ln B इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जो log का बेसिक प्रॉपर्टी होता है ln A बाई B। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ln CA बाई CA नोट इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जब हम इधर से इक्वेशन जो इक्वल है, इक्वल के जो लेफ्ट साइड से जब हम log हटाते हैं और यहाँ पे जो बेस होता है, तो यहाँ पे जो राइट साइड में होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जो बेस का जो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ CA बाई CA नोट e टू द पावर माइनस के टी। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मेरा आ गया CA इक्वल टू CA नोट e टू द पावर माइनस के टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6।
क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 वो हमारे लिए तीनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स है उससे बहुत सारा क्वेश्चन, चाहे वो IIT JEE हो या नीट हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मोर देन 90% जो चांसेस है अगर क्वेश्चन पूछने का गाइस, तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। क्लियर है। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें एंड देन वी विल गो फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो ये सारे को हम लोग ग्राफ के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ग्राफिकली समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे एग्जाम में आपको डायरेक्ट ग्राफ दे दिए जाएंगे और फिर सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। इसलिए हमें ग्राफ भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन थे। इक्वेशन 4 से हमें क्या मिला था, हमें मिला था ln CA इक्वल टू ln CA नोट माइनस KT। फिर इक्वेशन 5 से हमें क्या मिले थे, हमें मिले थे log बेस 10 CA इक्वल टू log बेस 10 CA नोट माइनस KT बाई 2.303। क्लियर है। और जो इक्वेशन 6 था गाइस उससे हमें क्या मिला था, उससे हमें मिला था CA इक्वल टू CA नोट इंटू e⁻KT। हमारे पास तो यही 3 इक्वेशन थे जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है। तो चलो अगर यहाँ पे देखो ये क्या है, कांस्टेंट है। CA नोट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज द कांस्टेंट, K इज द कांस्टेंट, वेरिएबल कौन सा है, T है। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एवरी टाइम चेंज हो रहा है, तो दिस वन इज द वेरिएबल। तो क्या ये वेरिएबल। क्लियर है। तो ये क्या हमें अगर इसे CA को y मान ले और इसे एक कांस्टेंट है तो इसे हम a मान ले, तो क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस यहाँ पे जो वेरिएबल इसे अगर मैं y मान लूँ और इसे मैं x मान लूँ, t को अगर मैं x मान लूँ तो ये क्या हो गया, m हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया c। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। तो चलो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये रहा T मीन्स x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे y पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इस पूरे टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने क्या ले लिया, हम लोगों ने मान लिया कि दिस वन इज द y। तो यहाँ पे y में क्या होगा, y में होगा ln CA। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो गाइस जब t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे मान लो t इक्वल टू 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन है CA नोट, बट जो ये ग्राफ है बट ये जो ग्राफ है, ग्राफ किसका है, ln CA नोट का। तो यहाँ पे कहीं एक वैल्यू था, क्या है, ln CA नोट। क्लियर है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, CA घटते चला जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ln CA नोट है। अब यहाँ पे देखो अब t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या है, m इज द स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m की जगह पे क्या है, m की जगह पे है माइनस k। क्लियर है। अभी टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है वो क्या होगा, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या हो रहा है, कंज्यूम होते जा रहा है, मीन्स रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन की बातें हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या इस तरह के ग्राफ होंगे, यस होंगे। क्लियर है। टाइम के साथ ही क्या हो रहा है, धीरे 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 जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होगा माइनस k। क्लियर है। तो इस तरह से जो क्या होगा, यहाँ पे टाइम जब इन्फिनिटी जाएगा, इस तरह जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये क्या होगा,
जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो CA है वो घटते जाएगा और इस तरह से LnCO कहाँ तक जाएगा, LnCO 0 होते चला जाएगा। क्लियर है। तो ये किसके लिए है, ये इक्वेशन नंबर जो 4 था उसका ये जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था वो है। क्लियर है। अब चलो हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 के लिए। क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 5 में स्टोरी सेम है, ग्राफ सेम है, बस यहाँ पे क्या है वो कन्वर्जन है किसके किसके बीच में, वो है log टू दी बेस 10। अब यहाँ पे CA, अब यहाँ पे क्या है T है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, log बेस 10 CA नॉट, ठीक है, T इक्वल टू 0 पे। क्लियर है। जब यहीं पे आप पुट करो, जब T इक्वल टू हम 0 करते तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे जो log 10 बेस CA है तो क्या हो, कितना बचेगा, यहाँ log बेस 10 CA नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इसी तरह से होगा। बट जो इसका जो स्लोप होगा log बेस 10 का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -k/2.303। क्लियर है। तो ये किसके लिए ग्राफ है, ये ग्राफ है या जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके लिए है, इक्वेशन नंबर 5 के लिए है। क्लियर है। तो अब चलो अब हम लोग देख लेते हैं ए इक्वेशन के लिए। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 6 के लिए। अब यहाँ पे देखो इसे हम लोग मान लेते हैं y और इसे मान लेते हैं c, इसे मान लेते हैं e। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k and t इज द x, मीन अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये देखो a है। अब इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें हम क्या है CA है और यहाँ पे क्या है T है। क्लियर है। तो आप जब 0 ऑर्डर रिएक्शन में देखोगे तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ कैसा आ रहा था, ये ग्राफ ऐसा आ रहा था। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। क्लियर है। ये किस केस में आ रहा था, ये आ रहा था 0 ऑर्डर रिएक्शन के केस में। बट जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब हम बातें करेंगे तो ये इस तरह से नहीं आएगा। क्लियर है। तो जब t इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे मान के लो 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा e⁻0। क्लियर है। तो ये कहाँ पे वैल्यू आ जाएगा e⁻0, 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे क्या आएगा CA नॉट। अब यहाँ पे टाइम के साथ देखो ये एक्सपोनेंशियल जो है उसका वैल्यू कितना है, जो पावर है उसका नेगेटिव है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। और इस तरह से जब ये टाइम जब इन्फिनिटी पहुँचेगा तो क्या होगा, ये जो CA नोट है या जो CA है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो अगर इस तरह का जो ग्राफ है, ये ग्राफ नंबर किसके लिए है, ग्राफ नंबर 6 के लिए है। तो गाइस अगर इस तरह के आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप इसे, अगर आप यहाँ पे देखो ln, यहाँ पे ln है, ln मीन्स बेस log का बेस e। अगर इस तरह के जो ग्राफ है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत इजी, आप क्वेश्चन देखते हुए ही आप आंसर दे सकते हो। अगर आपसे इस तरह का ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आपको याद है कि अगर ln CA नोट या log बेस 10 का भी जो ग्राफ, log बेस 10 का भी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है विथ नेगेटिव स्लोप। क्लियर है। और अगर उसी तरह डायरेक्ट अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो और वो ग्राफ बता रहा है क्या, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ है, डिकेइंग ग्राफ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्लियर है। और अगर इसी केस में आप थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर इसी केस में अगर यहाँ पे log CA नोट ना देकर क्या दिया हुआ है, ओनली दिया हुआ है CA,
और इसी तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, और यहाँ पे वैल्यू दिया है के, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बस यही सब जो छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन है, आप जो एग्जामिनर है यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो जो बच्चे का कॉन्सेप्ट सही होता है वो बहुत ही आसानी वे में क्वेश्चन कर लेते हैं, और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है वो इसी में पजल हुए रहते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देखें। क्लियर? तो दिस वन इज द फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका क्या क्या एक्सप्रेशन है, हमारे एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है। आइदर इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग, और इट कैन बी आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ लॉग बेस 10, और इट कैन बी आस्क्ड in this form directly in the form of exponential decay। क्लियर है? तो ये जो तीनों इक्वेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें। और इसमें गाइज जो केमिकल काइनेटिक्स है वो केमिस्ट्री कम और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़्यादा है, मीन्स मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो बेसिक जो नॉलेज है आइदर इंटीग्रेशन का या लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में आपको अगर बेसिक भी नॉलेज है तो आपके लिए आइदर इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर और इट विल बी जीरो ऑर्डर और इट विल बी nth ऑर्डर रिएक्शन, तो आपके लिए टफ नहीं होंगे। और जो बच्चों को अभी तक ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो मैंने कोशिश किया कि अगर कोई बच्चा पहली बार भी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहा है तो उसे भी इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक टर्मिनोलॉजी को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो गाइज जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग कवर करेंगे हाफ लाइफ। क्लियर? जिस तरह से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ को कवर किया था उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसके बारे में भी हम लोग हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी विल सी different numericals based on the kinetics of first order reaction based on the integrated rate law of first order reaction। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।